नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पूरे देश में एक ही खबर की चर्चा है, वो है बाबरी मस्जिद विवाद। क्योंकि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि इस फैसले के बाद बाबरी मस्जिद ढहाए जाने वाले मुकदमे का क्या हश्र होगा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवादित भूमि पर मालिकाना हक को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने से जुड़े आपराधिक मुकदमे में 27 साल से अदालत में मामले लंबित हैं। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का अब क्या होगा, क्या इसका असर इस मुकदमे पर भी पड़ेगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी पर भी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज है। अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामलों की जांच करने वाले जस्टिस मनमोहन लिब्रहान ने कहा है कि इस फैसले का असर मस्जिद विध्वंस मामले पर भी हो सकता है। न्यायाधीश का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस को सही ठहराए जाने का तर्क भी दिया जा सकता है। सबको पता है कि दक्षिणपंथी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इसके बाद हुए दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने वाले जस्टिस लिब्रहान आयोग ने 17 साल चली लंबी तफ्तीश के बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। उन्होंने इस साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 2 आपराधिक मुकदमे कायम किए गए। एक कई अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ और दूसरा आडवाणी समेत 8 बड़े नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुआ। आडवाणी और अन्य नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। इन 2 के अलावा 47 और मुकदमे पत्रकारों के साथ मारपीट और लूट के दर्ज हुए। बाद में सारे मुकदमों की जांच सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई ने दोनों मामलों की संयुक्त चार्जशीट फाइल की। इसके लिए हाई कोर्ट की सलाह पर लखनऊ में अयोध्या मामलों के लिए एक नई विशेष अदालत गठित हुई, लेकिन उसकी अधिसूचना में दूसरे वाले मुकदमे का जिक्र नहीं था। यानी दूसरा मुकदमा रायबरेली में ही चलता रहा। सभी मामले एक ही कृत्य से जुड़े थे, एक ही घटना से जुड़े हुए थे, इसलिए सभी मामलों में संयुक्त मुकदमा चलाने की मांग हुई और ऐसा ही काम शुरू भी हुआ। 12 फरवरी 2001 को हाई कोर्ट ने सभी मामलों की संयुक्त चार्जशीट को भी सही माना, लेकिन साथ में ये भी कहा कि लखनऊ विशेष अदालत को 8 नामजद अभियुक्तों वाला दूसरा केस सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके गठन की अधिसूचना में वह केस नंबर शामिल नहीं था। आडवाणी और अन्य हिंदूवादी नेताओं पर दर्ज मुकदमा कानूनी दांवपेच और तकनीकी कारणों से फंसा रहा। पहले आडवाणी और अन्य नेताओं पर सिर्फ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रायबरेली में चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2017 में सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। 2017 में ही बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 अभियुक्तों पर आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय कर दिए गए थे। खास बात यह है कि ये आरोप तब तय किए गए, ये आपराधिक मुकदमे तब दर्ज किए गए आडवाणी के खिलाफ जब उनकी केंद्र में सरकार थी। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा था कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में इंसाफ होते होते कितने अभियुक्त जिंदा बचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस जो हुआ था उसके नायक थे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल आज हमारे बीच है नहीं, उनका निधन हो चुका है। अयोध्या पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इस आंदोलन की जिसने शुरुआत की थी अशोक सिंघल ने, आज वो हमारे बीच नहीं है। मुकदमा चल रहा है, सज़ा होगी भी तो उस सज़ा को भोगने के लिए वो मौजूद नहीं होंगे। तो सवाल ये उठता है कि कब तक न्याय होगा और कितने दोषी सजा भुगतने के लिए इस दुनिया में मौजूद होंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।